की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। चाहत को न जाने क्यों ये आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। अभिनव, अभिनव, हाँ कुछ कह रही थी तुम? तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या। हाँ अनन्या। नहीं, मैं उससे झूठ क्यों बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू नो व्हाट चाहत, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो मैं अनन्या का पति हूँ। घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा ना तो मेरी जान ले लेगी, और वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं, मैं लेट आऊँ उसको शक होने लग जाता है। शक तुम पे? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है, तुम्हारा ख्याल तक नहीं आता उसे, तो वो तुम पे शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूँ, मगर फिर भी अभी तो मुझे जाना होगा। तुम्हें घर छोड़ दूँ? हम फिर कब मिलेंगे जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। उन लोगों के पास पहुंचने पर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे को? तो उससे क्या मतलब? मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा रहना चाहता है ऐसे ही तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा तुझे भी। अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, अब तूने मेरी लाइन चुराई तो तू और ज्यादा मार खा। क्यों हीरो बन रहा है? जानता नहीं गुड़गांव में हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना बेकार में एक की जगह दो की कब्र खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी करके कहा, तू कब्रिस्तान वाले को कॉल करके बोलते कि 4 कब्रें खोद के रखे, 2 लोग उन चारों को दफनाने आएंगे। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए थे। वो लड़का जॉनी, और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देखकर हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को मार मार कर अधमरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, भाई तुम हो कौन और मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू किसी को नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है जो कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब तक किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मुझे लगता है हमें फॉक्सग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाते हैं और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है, तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती हूँ, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी अभिनव ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एंड हेलो अनन्या। अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और अभिनव से नजर फेर ली। क्या मैंने कुछ गलत किया? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसमें कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजीव से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर पूरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को यह देखते ही अंदर से बुरा लगा।
अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता। क्या समझाओगे कि तुम अपना खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बच निकलने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की। शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों? ये आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था, और मुझे नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। मुझे पता ही था, आवारा, गली का गुंडा, छटा हुआ बदमाश है ये लड़का। पहले उस लड़के का सहारा लेकर तमाशा खड़ा किया, बिना बिल भरे होटल से भागा और यहाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। शेमलेस क्रीचर। राजीव, तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी ऐसे आवारा सड़क छाप लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जबकि अनन्या का हाथ मांगने के लिए एक से एक खानदानी लड़कों की लाइन लगी पड़ी है? शर्मिला ने जिस तरह से बात घुमाई उसे सुन राजीव हैरान हो गया। वो अभी अनन्या की शादी पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभिनव को देखकर पूछा, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। ये सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोकते उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास नौकरी है और ना ही तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला, शांत हो जाओ। नहीं राजीव, इस बार नहीं। मैं पापा जी से बात करके ही रहूंगी, ऐसा ही चलने वाला है। ये लड़का इस घर में जमाई बनकर तो क्या, नौकर बनकर भी नहीं टिक सकता। अच्छा हुआ कि दोनों की ऑफिशियल शादी नहीं हुई, वरना हम जिंदगी भर अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखा दे। तुम्हें क्या लगता है पापा मानेंगे? वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे? हाँ, मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये लड़का अनन्या के लिए सही नहीं है। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। मम्मा, मैंने कब कहा मुझे चिराग से शादी करनी है? तुम्हारे अग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी, और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी तो मदद चाहिए ना। चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मम्मा, ऐसा नहीं है, मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती। अनन्या ने अकड़ के साथ जवाब दिया। तुम्हें अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया। अरे तुम क्यों ये सब इसे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उन शेयर होल्डर्स की भी वैसे ही पिटाई करेगा जैसे उस लड़के की कर रहा था, है ना? तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, और यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजू ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? एके लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर इस चीज के लिए कभी राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं, आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ पकड़ाकर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। अगर एक बार और मेरा नाम लिया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा,
मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बकवास करना बंद करो अभिनव। इनफ यार, इनफ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या, ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब। मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई। ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मैं तुम्हारे साथ फंस गई। तुम उस दिन मेरे कमरे में कैसे आए थे? तुम्हें मेरी ही जिंदगी मिली थी बर्बाद करने के लिए। लंबी लंबी फेंकना बंद करो। जिसे ना अपने घर अपने परिवार के बारे में कुछ पता हो, वो मेरी मदद क्या करेगा? और सीरियसली तुम अकरम से बात करोगे? लाइक सीरियसली? जाओ और एक बार आईने में अपना चेहरा देखो। इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। यह सब सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि हैरानी हो रही थी। उसे सच में अपने परिवार के बारे में पता नहीं था। वो बचपन से अकेला था, अनाथ था। उसे लगता था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता था कि इसकी बजाय उसे लोगों को प्यार देना चाहिए। उसके जिंदगी में जो आया उसने उसे प्यार दिया, पर कोई पलटकर उसे प्यार नहीं करना चाहता था। अभिनव को इस चीज का मलाल नहीं था। उसे पता था कि उसकी नीयत साफ है। वो जानता था कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब अभिनव यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रीयूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके पास नहीं आना चाहता था। इस रीयूनियन में भी उसे इसी कारण से बुलाया जा रहा था, पर फिर भी वो जाता। अभिनव ये सोचकर फिर से नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी। तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उसे हटवाने के लिए बात कर ली। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। अकरम, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूँ। तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज की है, और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त के लिए मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छुपी रहेगी। अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है। अलाइना भी वहां पर आने वाली है। उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। बलराज और डीके ने अभिनव को अलाइना के बारे में इतना बोल दिया था कि अब वो उसे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अपनी पहचान छुपाकर अभिनव अनन्या की मदद कर पाएगा? और क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलाइना से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। सिर्फ अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। अभिनव को अब एहसास हो रहा था कि अनन्या काफी सुंदर है। अनन्या, नाश्ता तैयार है। इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए वहां से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग को ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? अनन्या इस सवाल को सुनकर सकपका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इन दोनों की शादी कहाँ हुई है? शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। हरदेव ने पहले शर्मिला को देखा, उसके बाद अनन्या और अभिनव को देखते हुए बोले, अभिनव आज अनन्या के साथ कोर्ट मैरिज करेगा, दोनों रेडी रहना। ये सुनते अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, दादाजी प्लीज, मैं अभिनव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सब तुम्हें इसके साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो इस घर के कायदों के बारे में मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कायदा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू हो रहा है। लेकिन पापा जी, ये सारे नियम काफी पुराने हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के मॉडर्न टाइम में भी हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी आजकल इंडिविजुअल्स का जमाना है। ऐसे में अनन्या को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो जिससे शादी करना चाहे कर सकती है। हरदेव ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और बोला, अभिनव, तुम अपना सारा सामान लेकर इस घर में आ जाओ और कोर्ट मैरिज की तैयारी करो। और हाँ, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहोगे। हरदेव की आवाज में जो गंभीरता थी उससे हर कोई घबरा गया था। फिर भी शर्मिला ने हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं वो असल में कैसा इंसान है। इतना कहते ही शर्मिला ने अपना फोन निकाला और उस पर वही वीडियो चला दिया जिसमें अभिनव मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। और उसने आगे कहा, ये देखिए, आपका सो कॉल्ड दामाद पब्लिक के बीच ये कैसा काम कर रहा है। अब क्योंकि आपने लोगों के बीच में ये अनाउंस कर दिया है
कि उन दोनों की शादी होने वाली है, तो इस वजह से अनन्या का नाम भी खराब हो रहा है। अभिनव ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने ये सब जानबूझकर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हरदेव ने वीडियो देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, शट अप। मुझे पहले से पता था तू किस तरह का आदमी है। पता नहीं अनन्या को तेरे अंदर क्या नजर आया। अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा। जब तक कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो वो सहन कर सकता था, लेकिन अगर कोई उसके वजूद पर उंगली उठाए, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। उसके सामने जो नाश्ता रखा हुआ था, अब उसे वो भी खाने की इच्छा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और हरदेव की तरफ देखने लगा। हरदेव ने आगे कहा, खैर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। शर्मिला, इंडिविजुअल्स का जमाना है। तुम्हारी बेटी ने अभिनव को चुना है। ऐसे में मैं उसकी इंडिविजुअल चॉइस के आड़े नहीं आना चाहता हूं। और तुम में से किसी ने भी परिवार का नियम बदलने की सोची तो। इतना कहकर हरदेव सब लोगों की तरफ देखने लगा। किसी की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनीज तुम्हारे अंडर चल रही हैं, उन्हें मैं सनी को दे रहा हूं। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते। वो मेरी बेटी के साथ इस जैसे आदमी से शादी करने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारी मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फक्कड़ के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। मैंने अकरम सर से बात भी की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव। शर्मिला ने तुरंत कहा, एक सेकंड शर्मिला, अभिनव, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को यह कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। अकरम इस लड़के को जानता है? अकरम इस लड़के को जानता है? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने अनन्या से कहा, चले। कहाँ चले? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनन्या ने बिगड़ते हुए कहा और टेबल से उठकर घर से बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हुआ और उसके पीछे जाते हुए बोला, अनन्या सुनो। जब अनन्या अभिनव की गाड़ी के सामने रुकी तो वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनन्या अभिनव की गाड़ी को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी गाड़ी है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हें इसमें राइड पर ले जा सकता हूँ? इस डस्टबिन में? अनन्या, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, बाहर से थोड़ी गंदी दिखती है, लेकिन एक बार तुम अंदर बैठ कर तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अनन्या ने कुछ देर के लिए उस गाड़ी को देखा और बोली, तुम्हें ये गाड़ी भी अकरम ने दी होगी। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है? ये तुम्हारी कंपनी की गाड़ी है और तुम इसे ऐसे ही लेकर इधर उधर घूम रहे हो। इस गाड़ी में जाने से अच्छा है मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ। थैंक यू। कहकर अनन्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था। वो उसे नहीं रोक सकता था। अभिनव भी उसके पीछे ऑफिस पहुंचा। वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जेनी ने उसे सुना दिया। अभिनव जेनी से इस बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे बहुत काम था। ना सिर्फ उसे अनन्या का काम करवाना था, बल्कि उसे मैरिज रजिस्ट्रार के पास भी जाना था और उसके बाद रियूनियन में भी जाना था। अनन्या का काम खत्म करवाने के बाद अभिनव सीधा अपने कमरे पर आया और उसने जरूरत का सारा सामान समेट लिया। हरदेव ने उसे जल्दी घर आने को कहा था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे से निकल गया। जब वो अनन्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की पार्किंग में सिर्फ अनन्या की गाड़ी खड़ी है। हरदेव, राजीव और शर्मिला घर में नहीं थे। सनी भी वहां नहीं था। ऐसे में घर में शांति थी। अभिनव को ये शांति अच्छी लगती थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक खुशबू आई। वो जानता था कि ये खुशबू अनन्या की है। अनन्या बार स्टूल पर बैठी थी। उसने शराब पी थी या नहीं ये कह पाना मुश्किल था। अभिनव पास आया तो उसने देखा कि अनन्या ने अपने कपड़े बदले हुए थे। उसने एक सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसने अपने ग्लास में थोड़ी शराब डाल ली। मैं तैयार हूँ, चले। इस तरह के कपड़ों में तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ। तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। वहाँ कुर्सी पर एक सूट रखा है, उसे पहन लो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थैंक यू। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सूट की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या उसके लिए सूट लेकर आएगी। शायद वो उतनी भी बुरी नहीं थी जितना अभिनव सोच रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले, सूट पहना और बाहर आ गया। अभिनव बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका सूट देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खास उसी के लिए बना हो। अनन्या ने जब उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। इससे पहले कि अभिनव उसे अपने आप को देखते हुए देखता, अनन्या ने अपना सामान लिया और गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। पर उसे पता नहीं था अभिनव उसे देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए अनन्या के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आया तो अनन्या ने कहा, तुम अपने ऑफिस वाली गाड़ी से आना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली और ना ही तुम्हारी उस डस्टबिन में बैठने वाली हूँ। रजिस्ट्रार के ऑफिस पर मिलो। कहकर अनन्या वहां से निकल पड़ी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी उठाई और उसके पीछे जाने लगा। वो गाड़ी काफी धीरे धीरे चला रहा था। वो कुछ वक्त सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उसे शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बिना अपनी असली पहचान बताए इस शादी को नहीं रोक सकता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो हरदेव से बच सके।
अनन्या ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लगा दी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी लगाई और दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद रजिस्ट्रार ने कहा, यहाँ साइन कर दीजिए, और पेन उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन दोनों के पास पेन उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ने अपनी नजर नीचे की, अनन्या ने पेन उठाया और साइन कर दिया। जब अभिनव और अनन्या बाहर आए तो अभिनव के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अनन्या उस सर्टिफिकेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी। उसे रियूनियन के लिए जाना था, पर उसके पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। ऐसे में वो उन्हीं कपड़ों में रियूनियन के लिए निकल गया। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम की एक लड़की के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो। अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना, उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं। क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, मुझे कैसे पता। तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम डिच करके आए हो? नहीं, अब मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, अब मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ। ये सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना। अब अपनी बीवी का ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को उन दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे 1 हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारे जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अब आगे क्या होने वाला था, कौन था यह आदमी जो अभिनव के पीछे पड़ा था और क्या नया मोड़ लेने वाली थी अभिनव की जिंदगी, जानने के लिए